मेरे यूट्यूब चैनल द बैंकर्स डायरी में आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में। इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें सीआईबी में स्कोर करने के काम आ सकता है। ठीक है, तो पूरे वीडियो में बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही, ना कि पूरे बुक को। तो इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहें। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट में मुझे बताएं कि इस वीडियो में और आप क्या सुधार चाहते हैं या फिर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं इस वीडियो में। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, पहले वो समझ लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? तो इंफ्रा का मतलब हुआ, अब जैसे हमारी कंट्री है, ठीक है? तो इस कंट्री में जो भी चीज़ यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास है रोड, ठीक है? ब्रिजेज़ है, ठीक है? उसके बाद बिल्डिंग्स है, ट्रेन, रेल लाइन्स, ये सब। तो इन्हीं सब चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद फंड करती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद फंड करती थी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट फंड जो या फिर पब्लिक फंड आप जिसको बोल सकते हैं, वो काफ़ी कम है, ठीक है? और काफ़ी कीमती भी है। तो सरकार को लगा कि इस फंड को क्यों ना किसी और ज़रूरी काम में इस्तेमाल किया जाए। तो देन गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी टू रीडायरेक्ट दिस रिसोर्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। तो फिर यहाँ पर जो गैप क्रिएट होगा उसको कैसे फिल किया जाएगा? तो वहाँ पर गैप को फिल करने के लिए सरकार ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, सरकार का पैसा भी ना खर्च हो और काम हो जाए। तो इस काम के लिए पीपीपी मॉडल को प्रेफर किया गया। पीपीपी मॉडल क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। पीपीपी मॉडल, इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके अगर किसी मॉडल को बना रहे हैं, तो या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, तो इसको हम लोग पीपीपी मॉडल बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 3-4 तरह के टाइप होते हैं, तो मैं सारे चीज़ को शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ मान सकते हैं, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट, राइट? तो पब्लिक का यहाँ पर ओवरसाइट होता है और प्राइवेट का जो है, प्राइवेट यहाँ पर अपने सारे कैपिटल, उसके बाद टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, ये सारा प्राइवेट अपनी तरफ से लगाता है। ओके, तो इसके टाइप्स को अगर समझें तो 4 टाइप है। एक है बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। मतलब प्राइवेट किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगी, ऑपरेट करेगी और ऑपरेट करने के बाद जब उनका कॉस्ट रिकवर हो जाएगा तो वो सरकार को ट्रांसफर कर देगी। नेक्स्ट है बिल्ड, ऑपरेट एंड बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट। बिल्ड, ओन, ऑपरेट, राइट? मतलब प्राइवेट बिल्ड करेगी, प्राइवेट ओन करेगी और प्राइवेट ही ऑपरेट करेगी। नेक्स्ट मॉडल आता है VBFOT। इसका मतलब होता है डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्राइवेट को ही पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैच से काम करना होता है। और नेक्स्ट है O&M, ऑपरेट एंड मेंटेनेंस। मतलब इसमें क्या है, ओनरशिप सरकार के पास रहता है, कैपिटल फंडिंग सरकार का होता है, लेकिन एक प्राइवेट फर्म को हायर करती है ताकि डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज किया जा सके। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेट एंड मेंटेनेंस। तो जब ये गैप, यहाँ पर जब ये गैप क्रिएट हो गया, ठीक है, तो अब प्राइवेट को लाया गया, तो वहां पर उसके लिए एक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया था, NIIF।
इसको इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इन द कंट्री, जिसको कि 2015 में स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब इसको समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसको ऐसे समझिए आप कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। इसको ऐसे समझिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इकोनॉमी में ठीक से ग्रोथ नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर रोड्स नहीं होंगे, बिल्डिंग्स नहीं होगी, रेल नहीं होगी, तो आप ही सोच के देखिए कि बिजनेस कैसे काम करेगा। बिजनेस नहीं काम करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा नहीं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसमें फिजिकल, नेचुरल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जरूरी होता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर हार्ड हो सकता है या तो सॉफ्ट हो सकता है। हार्ड इंफ्रा उसको बोलेंगे, ठीक है, मतलब हार्ड इंफ्रा में मेनली मेजर फिजिकल नेटवर्क जैसे कि रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस एक्सेट्रा आती है। और सॉफ्ट इंफ्रा में इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जो इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी है वो आती है, जैसे कि फाइनेंशियल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब सॉफ्ट इंफ्रा में आती है। अच्छा, इंफ्रा को कभी कभी फिजिकल और सोशल इंफ्रा में भी सेग्रीगेट किया जाता है। देखते हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है जो लार्ज स्केल एनर्जी का ट्रांसमिशन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर अवेलेबल कराता है। ठीक है, एज वेल एज फ्लो ऑफ एनर्जी को भी मैनेज करता है। तो नेचुरल गैस पाइपलाइन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल, मतलब जहां से भी गैस निकाला जा रहा है उसको वहां पर स्टोर किया जाएगा, उसके बाद उसको कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसके लिए पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा है सेम इसी तरह पेट्रोलियम पाइपलाइन, स्पेशलाइज्ड कोल हैंडलिंग फैसिलिटीज फॉर वॉशिंग, शॉर्ट स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कोल। रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि विंड पावर है, हाइड्रो पावर है, जियोथर्मल पावर है, बायोमास है या फिर बायोफ्यूल फैसिलिटीज है, वो सारा कुछ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया के इनिशिएटिव को लेकर, जिसमें ये लिखा है कि इंडिया अचीव्ड a cumulative installed renewable energy capacity including large hydro of 92.54 gigawatt, out of which 5.47 gigawatt was added in the period April 2020 to January 2021। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन मिल जाए। आगे, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट, वाटर को लेकर तो सिंपल है। वाटर मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, पहले वाटर का मतलब क्या क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर कलेक्शन, डिस्पोजल, ड्रेनेज सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम जैसे कि रिजर्वायर या इरिगेशन कैनाल्स, मेजर फ्लड कंट्रोल सिस्टम और भी कुछ कुछ, ये सारा वाटर मैनेजमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, इसमें से भी मतलब आप वाटर का साइकिल को देख लीजिए ना, ये हमारे पास वाटर आया ड्रिंकिंग वाटर, या फिर हम कोई भी वाटर जिसको हम लोग हाउस होल्ड में यूज करेंगे, वहां से वाटर जाएगा सीवेज में। ठीक है, फिर वहां से अगर रिसाइकल होता है तो ठीक है, अदरवाइज वो जो भी उसका फ्लो है उसको फॉलो करेगा। तो इसमें से अनट्रीटेड सीवेज वाटर इज द इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, जिसको लेके वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 पहली बार लेजिस्लेटिव वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव मेजर टेकन, जिसके लिए वाटर जिसके जिसके लिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 इंट्रोड्यूस किया गया।
जो डायरेक्टली एड्रेस करता है इश्यू ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन इन द कंट्री। ठीक है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा? कम्युनिकेशन में आ जाएगा पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन नेटवर्क्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन नेटवर्क्स, टेलीविजन, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस, इंटरनेट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड सो ऑन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टेलीकॉम सेक्टर पे जो एफडीआई कैप है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैप है, उसको 74% से इंक्रीज करके 100% कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In 2020, government approved production-linked incentive (PLI) for large-scale electronic manufacturing. ये भी ठीक है। Department of Telecommunication launched तरंग संचार, a web portal sharing information on mobile towers and EMF emission compliances. ये पॉइंट याद रखिएगा। And last point, the government has approved a project cost of 20,000 crore for creating a national optical fiber network (NOFN), which will provide broadband connectivity to 2.25 lakh gram panchayat for various applications like e-health, e-education and e-governance। मतलब सरकार ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जिसका कॉस्ट 20,000 करोड़ है, जो क्या बनाएगा? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाएगा, मतलब हर जगह ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा, जिससे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी 2.25 लाख ग्राम पंचायत को, जहां पर ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस जैसे एप्लीकेशन अच्छे से चल पाएंगे। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? तो वैसे एसेट जिसपे ब्रॉडर इकोनॉमी डिपेंडेंट है उसको बोलेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे एसेट जिसमें ब्रॉडर इकोनॉमी डिपेंडेंट है उसको बोलेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गैस प्रोडक्शन, transport and distribution, oil and oil product production, transport and distribution, telecommunication, water supply, agriculture, food production and distribution, public health, hospital and ambulances, transport systems, fuel supply, railway networks, airports, harbors, inland shippings, financial services like banking and clearing, security services including police and military. All these are included in critical infrastructure। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट का मेजर क्या है? या तो रोड से ट्रेवल करेंगे, या तो रेल से ट्रेवल करेंगे जो कि रोड का ही पार्ट है, या फिर आप वाटर से ट्रेवल करेंगे, या फिर एयर से ट्रेवल करेंगे। ठीक है, ये इसी का पार्ट है। तो या तो रोड, या तो वाटर, या तो एयर, यही तीन है। तो इन तीनों को इंक्लूड करते हुए क्या बनेगा? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगा रोड्स एंड हाईवेज इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स जैसे कि ब्रिजेस है, टनल्स है, मास ट्रांजिट सिस्टम्स है, कम्यूटर रेल सिस्टम, सबवेज, ये रेलवे का पार्ट हो गया, ट्रामवेज एंड बस ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे में हो जाएगा रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, लेवल क्रॉसिंग्स, सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम, कनाल्स है, नेविगेबल वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवेज है, ये सारा वाटर का पार्ट है। सी पोर्ट्स है, एयरपोर्ट जो कि हो गया एयर का पार्ट। फिर देखते हैं आगे। रिपोर्ट पब्लिश बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मार्च 2021। उसने क्या रिपोर्ट में लिखा था? दैट इंडियाज करंट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी इज 27.3% एंड सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी इज 18.6% विद अनदर 5.2% कैपेसिटी बीइंग एडेड। मार्च 2021 में पब्लिश हुए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो करंट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो है 27.3% और सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है 18.6% है, जिसमें अनदर 5.2% कैपेसिटी जो है उसको ऐड किया जाएगा, ये जा रहा है। आगे देखते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि बहुत फेमस प्रोजेक्ट है मोदी गवर्नमेंट के समय का। इंडियाज लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है विथ मोर देन $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसमें भारत को, मतलब भारत के नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट को रोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा, भारतमाला प्रोजेक्ट।
मतलब कुछ इस तरीके से, नॉर्थ टू सॉरी नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इसको इस तरीके से भी जोड़ा जाएगा, कुछ इस तरीके से भारत के मैप में। नेक्स्ट है पीएम घाटी शक्ति। पीएम घाटी शक्ति क्या है? नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉन्च्ड बाय पीएम इन द यूनियन बजट 2022-23। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज को, जिसमें कि रेलवे और रोडवेज, उसको साथ में लाया जाएगा फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग, कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, पीएम घाटी शक्ति, इसके बारे में याद कर लेना है। 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ में लाके काम किया जाएगा, जिस उस 16 मिनिस्ट्रीज में रेलवे और रोडवेज भी शामिल है। और काम क्या होगा? इंटीग्रेटेड प्लानिंग, कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मोदी गवर्नमेंट के समय में प्रधानमंत्री ने यूनियन बजट 2022-23 में इसको लाया। आगे देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है? नेशनल हाईवे नेटवर्क्स टू बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर बाय 2022-2023। ये बुक में जैसा लिखा है कि 2022-23 तक, उन्होंने उस समय में, जिस समय इसको लॉन्च किया था, उस समय क्लेम किया था कि 2022-23 तक 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, जिसके लिए 20,000 करोड़ का बजट था। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, जिस 4 लोकेशन पे बनेंगे थ्रू पीपीपी मॉडल। लोकेशन याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ है, गूगल से देख के। रेलवेज, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क अंडर कवच। कवच एक सिस्टम है जो ट्रेन को कोलाइड होने से बचाता है। 4,000 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 इयर्स, जो उस समय उन्होंने बोला था। 100 पीएम घाटी शक्ति कार्गो टर्मिनल्स ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 इयर्स। ये रेलवे का पार्ट है। एंड नेक्स्ट इज पर्वतमाला। पर्वतमाला में क्या है? नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम टेकन अप बाय पीपीपी मोड, जिसमें 8 रोपवे का प्रोजेक्ट है, 60 किलोमीटर लेंथ। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया या दिया जाएगा। आगे है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है? अर्बन मतलब शहरी। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? स्मार्ट सिटी मिशन is a major urban renewable program launched by the government to develop and upgrade living conditions and infrastructure in selected 100 cities all over the country। तो स्मार्ट सिटी मिशन है जिसमें कि 100 सेलेक्टेड सिटीज में सरकार जो है वो रिन्यूअल प्रोग्राम लॉन्च करेगी, जिसमें वहाँ पर लिविंग कंडीशंस को डेवलप किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू मॉडर्नाइज सिटीज बाय प्रोवाइडिंग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया था। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, along with smart cities, were jointly planned and launched by the government to transform urban living conditions through the infrastructure upgradation। अमृत का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन मतलब क्या? ग्रीन मतलब नेचर। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट दैट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। लाइफ सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स आर एम्फसाइज्ड, उस पर ध्यान दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रीन बेल्ट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज, टाइगर लायन एलिफेंट रिजर्व्स, bird sanctuaries and the conservation of western ghats। concept of social sector and social infrastructure। सोशल सेक्टर क्या है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो सोशल सेक्टर क्या है? सोशल सेक्टर मतलब सामाजिक सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, एनर्जी, वेलफेयर प्रोग्राम एंड सर्विसेज, ये सोशल सेक्टर का पार्ट है। फिर से एक बार, सोशल सेक्टर क्या है? सोशल सेक्टर जो समाज यूज करता है, हेल्थ यूज करता है,
एजुकेशन यूज करता है, वाटर सप्लाई चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इरिगेशन चाहिए, और नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, जिसमें कि वाटर फॉरेस्ट लैंड एनर्जी, वाटर प्रोग्राम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। सोशल सेक्टर, सोशल इंडियन सोशल सेक्टर में क्या है? इंडियन सोशल सेक्टर में क्या है? वो तो सोशल सेक्टर था, ये इंडियन सोशल सेक्टर में क्या है? तो इंडियन सोशल सेक्टर में हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी रिडक्शन है, सैनिटेशन है और हाउसिंग कंडीशंस है। ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट भी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड कनेक्टिविटी आर क्रिटिकल। इन सब चीजों में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगला है ईएसजी। ईएसजी का मतलब होता है एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड अ मॉडर्न डायमेंशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। एंड इट रिफर्स टू द थ्री मोस्ट एसेंशियल फैक्टर्स, जिसमें कि है लॉन्ग टर्म एंड एथिकल इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस और कंपनी इन्वेस्टमेंट। मतलब तीन जरूरी एसेंशियल फैक्टर्स है, फैक्टर से ही है एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, जो कि लॉन्ग टर्म एथिकल इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस या कंपनी इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करती है। नेक्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ बहुत जरूरी चीज है, सोशल या बहुत जरूरी पार्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है। पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन खत्म हो सकती है अगर हेल्थ अच्छा ना हो तो, या फिर अगर हेल्थ की सुविधाएं अच्छी ना हो तो हेल्थ का पार्ट क्या है? तो हेल्थ का पार्ट क्या है? हेल्थ का पार्ट है हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सारी इस इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर सेक्टर का जो बजटेड स्पेंडिंग था वो 4.7 लाख करोड़ था इन 2021-22, जो कि जीडीपी का 2.1% है रफली, एंड 6.6% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। कितना कम है? 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो आया था, दैट एम्ड टू बूस्ट गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग टू 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025। ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना जरूरी पॉइंट है कि 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था, उसका एम क्या था? उसका एम था जो गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग है उसको 2.5% करना जीडीपी का बाय 2025। और इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से बजटेड स्पेंडिंग कितना था? 2.1% ऑफ जीडीपी था। तो ठीक ठाक पहुंच गया। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि 2025 तक, अभी तो 26 चल रहा है, तो 26 में कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है। तो यूनियन बजट 2021-22 में और क्या अनाउंस किया गया था? आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद एन outlay of approximately 64,180 crore to be implemented over the next 5 years to develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems. तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 64,180 करोड़ का बजट है जिसको खर्च करना है। ठीक है। अगले 5 साल में, ताकि एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर हेल्थ सिस्टम्स बनाया जा सके। क्या होता है इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। ताकि एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत किया जा सके। ठीक है। नए इंस्टीट्यूशंस स्टेब्लिश किए जा सके, नई नई आने वाली बीमारियों का क्योर खोजा जा सके, इसके लिए ये मिशन था। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल और ह्यूमन राइट है, ना कि कोई प्रिविलेज है। एजुकेशन सबके लिए जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट 2002। ठीक है। वहां पर एक
मतलब इस अमेंडमेंट में एक आर्टिकल 21A इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये मेंशन था कि सरकार जो है उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हर बच्चे को देना, एज 6 to 14 ईयर्स, वो फंडामेंटल राइट है बच्चे का, आपको देना ही देना है। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं एजुकेशन सेक्टर में बजटेड स्पेंडिंग कितनी थी। वो थी 6.97 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 3.1% है। मतलब हेल्थ पे कम खर्च हुआ था और एजुकेशन पे ज्यादा खर्च हुआ था, और टोटल एक्सपेंडिचर का 9.7% है। गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 लाया, दैट विल रिप्लेस द 34-year-old नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है। नई नई पॉलिसी जो है वो 4 पिलर पे बनी है, जो कि है एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहले क्या था, 10+2 मॉडल था, अभी है 5+3+3+4 फ्रेमवर्क, जिसमें कि 12 साल की एजुकेशन है और 3 साल की आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल है। ठीक है। यहाँ पर कुछ लिटरेसी रेट का चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। जितना सेंसस हुआ है, लास्ट सेंसस 2011 में हुआ है, उसके बाद से सेंसस नहीं हुआ है। तो लास्ट जो सेंसस हुआ था उसमें कंबाइंड लिटरेसी जो है वो 74% है। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय लिटरेसी 18.33% थी। उस समय में सरकार को, अभी जब सरकार को इतनी मुश्किल हो रही है इसको चलाने में क्योंकि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उस समय आप सोचिए जब नई सब कुछ नया नया था, उस समय कितने मुश्किल से किया गया होगा। नेक्स्ट है फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर का गोल क्या है? तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का गोल है टू स्टेबिलाइज द पॉपुलेशन एंड ऑफर हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। पॉपुलेशन को कम करना और हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी को और अच्छा करना, इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। 1952 में इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की जो फंडामेंटल प्रेमिसेस है वो क्या क्या है? Acceptance of family welfare services is voluntary, and family welfare program will provide integrated maternal and child health care, family planning services, effective information and education, and communication, ताकि अवेयरनेस बढ़े, easy and convenient access to family welfare services at free of cost। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि आप किस चैप्टर, किस बुक के